आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राज्य की नीति निर्देशक तत्वों भाग 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने राज्य की नीति निर्देशक तत्व के भाग 1 को अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां पर वो आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा अनुच्छेद 44 तक कंप्लीट हो गया था, इसके बाद अनुच्छेद 45 से स्टार्ट करके हम लोग ये देखेंगे कि जो है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या डिफरेंस है, क्या उन दोनों में समानताएं हैं, सब कुछ जो है इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 जो है वो कहता है कि बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। यानी हम इसमें बात करें तो इसमें जब प्रारंभ में इसे अनुच्छेद 45 की बात की गई थी तो उसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व होगा। लेकिन जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को नीति निर्देशक तत्व से निकालकर उसे मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया, जिसे 21 संविधान अनुच्छेद 21A में देखा जाता है। तो इसमें अब बचा क्या है कि बालपन पूर्व देखभाल, यानी जब बच्चा 6 वर्ष के पहले हो तो उस समय उसकी देखभाल की जिम्मेदारी तथा उस समय जो उसके शिक्षा का जो प्रावधान है वो किसको सौंपा गया है, तो राज्य को सौंपा गया है। ये राज्य का क्या है, कर्तव्य है। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसे लागू करना या न लागू करना ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इसके खिलाफ ना तो कोई कोर्ट में जा सकता है और ना ही इसे सरकार जो है लागू करने के लिए बाध्य है। तो इतना याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। सरकार चाहे तो इसे कर भी सकती है और सरकार चाहे तो इसे नहीं भी कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 46 देखिए क्या है। तो अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों और दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि। जैसे हमारे देश में आपको पता है जमींदारी प्रथा थी प्रारंभ में, तो उस समय जब संविधान बना तो जो हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब्स वाले जो लोग थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो होता था, यानी अत्याचार होता था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जब इस नीति निर्देशक तत्व में ये शामिल किया गया है कि अगर शेड्यूल टाइप कास्ट है यानी अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं तो इनकी शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है वो भी राज्य का कर्तव्य होगा और उसे भी राज्य बहुत जल्द से जल्द क्या करेगा, लागू करेगा। इसीलिए हम लोग में क्या है वो ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है कि अनुसूचित जातियों का कोई भी वो ना हनन ना हो पाए, उनका जो है अधिकार है उसका हनन ना हो पाए, उनको शिक्षा पर्याप्त मात्रा में मिले। और जो हमारे यहाँ बात की जाती है जो आपका ये है आरक्षण जैसे मुद्दे हैं, इन सबको इसी में शामिल किया जाता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 47। तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का दायित्व होगा या राज्य का कर्तव्य होगा। यानी हम ऐसे बात कर लें कि जो राज्य है वो जो है गांव के लोगों को या जो है उसके जो है राज्य में रहने वाले जो भी क्षेत्र हैं उनके जीवन स्तर को, उनके खान पान का क्या करेगा, उनका स्तर धीरे धीरे ऊंचा करेगा, उनको अच्छे पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगा, जिससे वो भी क्या करेंगे, जो है उनकी भी समझ अच्छी होगी और क्या होगा, वो भी राज्य के जो है मतलब राज्य के उसमें भविष्य में या राज्य के जो है धीरे धीरे जो उसका ग्रोथ होगा उसमें जो है अपनी भागीदारी करेंगे। और खासकर उनके स्वास्थ्य की भी सुरक्षा का प्रावधान जो है अनुच्छेद 47 में किया गया है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें भी ये कहा गया था कि जैसे कि हमारे यहाँ उस समय जो है कृषि में भी बहुत ज़्यादा उन्नतशील बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता था और अच्छे अच्छे यंत्र नहीं थे, उन सब को ध्यान में रखकर कहा गया है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी कृषि क्षेत्रों में और पशुपालन क्षेत्रों में जो है राज्य का बहुत ज़्यादा ही कर्तव्य होगा। राज्य इसमें बहुत ज़्यादा उन्नतशील बीजों को और यंत्रों का ज़्यादा प्रयोग करवाएगी, जिससे कि यहाँ के भी जो है जो कृषक हों और जो पशुपालक हों उनका भी जीवन स्तर उठे और साथ ही भारत की इकोनॉमिक भी आगे जाए।
तो इस प्रकार के जो कृषि और पशुपालन वाली स्थितियां हैं इनको भी राज्य सरकार ध्यान देगी और भविष्य में क्या होगी, इनमें भी सुधार करेगी। तो ये अनुच्छेद 48 में बात है। इसी में 48 जो है क भी जोड़ दिया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण भी करना है। मतलब आप सारी चीजों को करते रहिए, कृषि और पशुपालन का संगठन तो करिए, लेकिन पर्यावरण को संरक्षण भी देना है, उसके संवर्धन, वन और वन्य जीवों की भी रक्षा करनी है। पर्यावरण किस प्रकार दूषित हो रहा है उसको क्या करना है, बचाना भी है, तथा हमारे यहाँ जो वन है तथा वन्य जीव हैं इनकी भी रक्षा करना जो है राज्य का क्या होगा, दायित्व होगा। इसे 48 क में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, यानी जो भी हमारे जो ये बात कर सकते हैं कि जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन जो राष्ट्रीय महत्व घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक जो प्रतीक हैं उनकी भी जो है सुरक्षा या उनको भी जो है उनको बचाना, ये भी राज्य का क्या होगा, एक दायित्व होगा। और उन स्थानों को क्या करना, संरक्षण देना, और वस्तुओं का संरक्षण, इन सब का दायित्व भी किसको दिया गया है, तो राज्य को ही दिया गया है। अब बात करते हैं आगे, अनुच्छेद 50। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद पूछा जाता है अक्सर, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। यानी राज्य की लोक सेवाओं में, जो राज्य की लोक सेवाएं हैं जिसमें जिसमें क्या होता है, एक सार्वजनिक लोग आते हैं, उसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, जिससे हमारे यहाँ लोकतांत्रिक जो मूल्य है उसका जो है ह्रास न हो पाए और लोगों को न्याय भी मिले। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान भी अनुच्छेद 45 में किया गया है। 50-50 याद रख सकते हैं, 50 मतलब कार्यपालिका, 50 मतलब न्यायपालिका। ओके। अनुच्छेद 51, तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी सब कुछ करते हुए आपको जो है आपके जो भी राज्य हैं या जो देश हैं उनके सीमा से लगे जो विदेश हैं उनसे क्या करना है, वो अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है, और साथ ही अपने अपने जो है क्षेत्र की सुरक्षा भी करने की जो है ये भी किसको दिया गया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही शामिल किया गया है। मतलब आप अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शांति रखेंगे और उसकी सुरक्षा भी करने का जो है वो जो है कर्तव्य किसको दिया गया है, तो ये राज्य को ही दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि देखते हैं क्या है, मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। एक लाइन में हम लोग देखेंगे, समझेंगे क्या है। देखिए, मूल अधिकार एक तरफ मैंने लिखा है कॉलम बना के, मूल अधिकार लिखा है, एक तरफ लिखा है नीति निर्देशक तत्व। तो मूल अधिकार क्या है, ये नकारात्मक हैं, कुछ चीजों पर रोक लगाती है। जैसे क्या होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन राज्य करती है, तो उस समय क्या होती है, जो न्यायपालिका है उसको रोकने का प्रयास करती है। एक प्रकार का ये नकारात्मक है, क्योंकि राज्य सरकार जो काम करती है, अगर कोई व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप करता है कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, जो हमारे यहाँ न्यायपालिका है उसे रोक लगाती है। साथ ही ये सकारात्मक है, क्योंकि इसमें राज्य किसी प्रकार का अगर कार्य करता है नीति निर्देशक तत्व में, तो वो जनता के भलाई के लिए ही करता है। तो इस प्रकार से ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारा क्या है, एक नकारात्मक है, और नीति निर्देशक तत्व क्या है, एक सकारात्मक है। ये न्यायोचित होते हैं। न्यायोचित का मतलब, अगर इसके हनन पर आप मतलब न्यायालय में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ये गैर न्यायोचित है, मतलब इसके जो हनन पे आप न्यायालय में नहीं जा सकते। यानी जितनी चीजें इसमें लिखी है, अगर उसमें से किसी भी चीज को अगर राज्य सरकार लागू नहीं करती है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते। जबकि मौलिक अधिकार में आपका हनन होने पर आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये कानूनी रूप से मान्य है। कानूनी रूप से मान्य होने का मतलब कि जब भी आपका इस तरीके से मूल अधिकार का हनन होता है, तो ये क्या है, हमको एक कानूनी रूप प्रदान करता है कि आप इसमें कानून के माध्यम से हस्तक्षेप करके सरकार को इस पर रोक भी लगा सकते हैं, किसी संस्था को रोक लगा सकते हैं। लेकिन ये क्या है, नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है। मतलब ये क्या है, हमारे यहाँ जो नैतिक विचार है लोगों के, वो एक तरह से, और दूसरा राजनीतिक मामले जो है इसमें हावी रहते हैं। यानी अगर लोगों के प्रति जो है हम लोग ये कह रहे हैं कि शांति बनाए रख रहे हैं, तो एक प्रकार के हमारे नैतिकता गुण हैं। और राजनीतिक का मतलब है इसे राज्य जो है लागू करने का प्रावधान भी राज्य के पास ही है। ये व्यक्तिगत हित को प्रोत्साहन देती है। मतलब इसमें क्या है, किसी व्यक्ति का अगर जो होता है हनन होता है किसी प्रकार का अधिकार,
तब उसके लिए ये लागू होता है। जबकि समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करता है, ये किसी एक क्षेत्र विशेष में, जैसे हमने पढ़ा अभी अनुसूचित जातियां और जनजातियां, तो एक हमारा क्या है, एक समुदाय हो गया। तो एक पूरे समुदाय का कल्याण करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। समुदाय का मतलब जो हमारे यहाँ दुर्बल वर्ग है, चाहे अनुसूचित जातियां हैं या जनजातियां हैं, उनके कल्याण को प्रोत्साहित करती है। बात करते हैं आगे। यह स्वतः लागू होते हैं, मतलब अगर इसको आप लागू करना चाह रहे हैं या नहीं लागू करना चाह रहे हैं, लेकिन ये फिर भी सभी जो है नागरिकों के लिए लागू हैं या भारत के क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों पे लागू हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व होता है, इसे राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है, लागू करना पड़ता है, लागू किया जाता है। तो याद रखेंगे कुछ इसके पॉइंट है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ये याद रखिएगा, ये न्यायोचित होते हैं और ये गैर न्यायोचित होते हैं और ये नकारात्मक होते हैं, सकारात्मक। कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा, जब कभी डिफरेंस पूछता है तो इस तरीके से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में टकराव जब होता है, मतलब जब आपके कभी होता है कि हमारे यहाँ मूल अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं या नीति निर्देशक तत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो चंपाकन दुर्जाइन से लेकर केशवानंद भारती तक, ठीक है, यानी अगर इस मामले को उठा ले, ये जो वाला जो मामला है, और यहाँ से केशवानंद भारती जो मामला काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, इस मामले तक लेकर हमेशा मौलिक अधिकार को उच्च बताया गया। यानी नीति निर्देशक तत्वों के जगह पे अगर हम बात करें कि दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है या ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार को उच्च बताया। लेकिन जो मिनी संविधान संशोधन था, 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 में, उसने बताया कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है, मौलिक अधिकार पर हावी है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्व नहीं होंगे तो वो मौलिक अधिकार को भी एक तरह से क्या करेंगे, उस पर जो है उसका बना देंगे कि अगर हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्व जो है ज्यादा अच्छा है तो उसके लिए हमारे मौलिक अधिकार का हनन ही नहीं होगा। इसलिए ज्यादा हावी कौन हुआ, नीति निर्देशक तत्व। लेकिन परंतु जो मिनर्वा मिल वाद 1980 था, उसमें उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में संतुलन है। तो आपको फाइनली ये याद रखना है कि अगर किस मतलब विवाद में ये बताया गया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से संतुलन में है, तो याद रखिएगा मिनर्वा मिल है। और जिसमें नीति निर्देशक तत्व को आगे बताया गया वो 42वां संविधान संशोधन है, और इससे पहले जो इसमें बताया गया ये पहला है। ओके, इस तरीके से हमारा राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व वाला जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से फिनिश हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।